जय हिंद बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम यहां पर टॉपिक पढ़ रहे हैं जो ये है क्लास 12th मैथ का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर हमने पढ़ लिए थे। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने पूरा स्ट्रेट लाइन को समझ लिया था, सारे फॉर्मूले उसके जान लिए थे और हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 को भी कंटिन्यू कर लिया था। तो ये लेक्चर नंबर 3 जो है ये इसके आगे का लेक्चर है जिसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 को आगे प्रोसीड करेंगे और आज इस लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे। ये टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट कर देते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर हुआ था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक, और आज हम यहां पर 9th क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। 2 पॉइंट हमें गिवन है, तो हमने फॉर्मूला जाना था जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो किस तरह से लाइन की वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन को निकाला जाएगा। सबसे पहले हम यहां पर लाइन की वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं और लाइन ये 2 पॉइंट से पास हो रही है तो वेक्टर फॉर्म में इन पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर से। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट गिवन है इसे हमने मान लिया है ए वेक्टर 3i -2j और -5k। सेकंड जो पॉइंट है इसे हमने मान लिया है बी वेक्टर और ये वेक्टर हो जाएगा 3i -2j + 6k। ओके बेटा, तो ये 2 पॉइंट जो हमें गिवन थे इन्हें हमने वेक्टर की फॉर्म में मान लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर। और इसके बाद फॉर्मूला जो हमने जाना था जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे तो लाइन की इक्वेशन को निकालने का फॉर्मूला होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हमें क्या करना है, यहां पर सिंपली हमें इस ए वेक्टर को रिप्लेस करना है और यहां पर बी और ए को रिप्लेस करने के बाद इनका डिफरेंस कर देना है। सो ये हमने ए वेक्टर को रिप्लेस कर लिया 3i -2j -5k प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहां पर ये मिला हमें 0i। इसे हम सब्ट्रैक्ट यहां पे करेंगे -2 + 2 यानी कि ये बन जाएगा 0 j वेक्टर और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा +11 k वेक्टर। तो ये हमें मिल चुकी है लाइन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म इफ लाइन पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालनी है। तो लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकलेगी, देखिए इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो कार्टेशियन फॉर्म होती है x - x1 अपॉन x2 - x1 y - y1 अपॉन y2 - y1 z - z1 अपॉन z2 - z1। तो बेटा जो पॉइंट हमें गिवन थे ये वाला पॉइंट हो जाएगा x1 y1 z1 और जो दूसरा पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2 z2। हमें यहां पर केवल वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो x - x1 का मतलब है x - 3 एंड x2 - x1 का मतलब ये हो जाएगा 0। सिमिलरली y - y1 तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2 और
फिर इसके बाद y2 माइनस y1, यानी जब माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ऐसे ही z माइनस z1 का मतलब क्या है, -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1, तो 6 प्लस 5, ये बन गया 11। तो लाइन की इक्वेशन को हमने फाइंड कर लिया है इन द वेक्टर फॉर्म, और ये रही इसकी कार्टेशियन फॉर्म। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें केवल वैल्यूज को पुट करके हमने आंसर को फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, और दो पार्ट है, एक पार्ट यहां पे हम कवर करेंगे, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है और हमें यहां पर फाइंड करना है एंगल बिटवीन द लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। जब हमें लाइंस के बीच एंगल निकालना होता था तो ये हमने पढ़ा था फॉर्मूले में। फर्स्ट लाइन अगर हमें गिवन है r1 वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस a1 प्लस लैम्डा b1, और सेकंड लाइन की इक्वेशन गिवन है r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, तो एंगल फाइंड होता था b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच में। और जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाला जाता है, इन एंगल को हम कैसे निकालते हैं, cos थीटा से निकालते हैं, और cos थीटा क्या होता है, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ b2 वेक्टर। तो फर्स्ट पार्ट हम यहां पर कंटिन्यू करते हैं। इसमें लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, यानी जो फर्स्ट वाला वेक्टर हमें दिख रहा है, इसमें जो लैम्डा के बाद होगा यही रिप्रेजेंट करता है b1 को, और सेकंड इक्वेशन में जो म्यू के बाद होगा यही रिप्रेजेंट करेगा b2 वेक्टर। तो यहां पर लिख लेते हैं b1 वेक्टर को। b1 वेक्टर इज 3i प्लस 2j प्लस 6k, एंड b2 वेक्टर इज i प्लस 2j प्लस 2k। और एंगल को निकालने के लिए यहां पर लगाते हैं फॉर्मूला। चलिए काम करते हैं, b1 b2 को अलग से फाइंड कर लेते हैं, बाद में रिप्लेस कर लेंगे। b1 वेक्टर और b2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकलता है i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, यानी 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2। इसे सॉल्व करेंगे, हमें इनका डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 12, यानी ये आ गया है 19। इसके बाद हम फाइंड करेंगे b1 वेक्टर का मॉडुलस, दैट इज रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 49 का रूट दैट इज 7। इसी तरह फाइंड कर ले b2 वेक्टर, तो b2 वेक्टर आ जाएगा, इसका मॉड निकलेगा रूट में 1 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 3। सो वैल्यू को यहां पर हम रिप्लेस कर रहे हैं और इससे हमें मिल जाएगा इन दो लाइंस के बीच का एंगल cos थीटा इज इक्वल टू b1 b2 हमारा आया था 19, मॉडुलस ऑफ b1 जो था दैट इज 7, एंड मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ b2 कितना था 3। तो ये हमें यहां पर मिला 19 अपॉन 21। तो एंगल को फाइनली हम इस तरह से निकालेंगे, cos इनवर्स 19 अपॉन 21, तो ये आ गया एंगल बिटवीन द टू लाइन। और ये दो पार्ट थे, हमने यहां पर एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। जब भी वेक्टर फॉर्म में एंगल दिया होगा तो एंगल b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच में निकलेगा। अब हम एक काम करते हैं, एक पार्ट हमने कवर कर लिया, सेकंड वाला पार्ट अब अपने आप कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देख लेते हैं जिसमें हमें कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है और एंगल को फाइंड करना। देखिए
जब कार्टेशियन फॉर्म हमें गिवन है और हमें एंगल को निकालना है तो इसे करने के हमारे पास दो मेथड हो गए। कार्टेशियन फॉर्म को हम वेक्टर में चेंज कर लें, मतलब जो लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है इसे हम वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर लें, और जैसे हमने अभी 10th क्वेश्चन को कवर करा ये बिल्कुल वैसे ही कवर हो जाएगा। और अगर इसमें हम कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला लगाते हैं तब भी ये कवर हो जाएगा। तो B1 वेक्टर क्या होता है कार्टेशियन में हमने पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में नहीं आपने देखा, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं जिसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया था स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूलों को। डिनोमिनेटर में जो होता है ये B1 वेक्टर होता है, तो ये हो गया B1 वेक्टर, ये हो गया B2 वेक्टर, और यही वेक्टर लाइन में डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो डिनोमिनेटर में है ये हो जाएंगे A1, 1 मिनट, यस, तो ये हो जाएंगे A1 B1 C1 और ये हो जाएंगे A2 B2 C2। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गए। यहां पे एक बार लिख देते हैं A1 B1 C1 जो है 2 5 -3 एंड A2 is -1, B2 is 8 and C2 is 4। तो जब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हमें मालूम होते हैं, नोन होते हैं, तो एंगल को कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए यहां पे पढ़ लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला। cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और सेकंड रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहां पर सारी वैल्यू हमारे पास है, बस इन वैल्यू को आपको यहां पे लगा देना है और लगाने के बाद फाइंड कर लेना है इसका एंगल। चलिए वैल्यू को लगा देते हैं। A1 A2 मतलब -2 प्लस 40 -12 डिवाइडेड बाय रूट में 4 प्लस 25 प्लस 9 एंड सेकेंड रूट में आएगा 1 प्लस 64 प्लस 16। तो इसे सॉल्व करके आपको मिल जाएगा एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह आप कवर कर सकते हैं। तो हम करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है और हमें यहां पर फाइंड करना है वैल्यू ऑफ P इफ द लाइंस आर एट राइट एंगल। तो जानते हैं फॉर्मूला, जब लाइंस राइट एंगल पे होती हैं तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जब लाइंस राइट एंगल पे होंगी, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ऐसे केस में हमने फॉर्मूला जाना था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। इफ लाइंस आर एट राइट एंगल देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमारे सामने यहां पर एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि जो ये लाइन की इक्वेशन आपको दिख रही है दैट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी कार्टेशियन की, x माइनस x1, यानी ऊपर माइनस x है जबकि होना चाहिए प्लस का x। तो हमने क्या करा, ऊपर से माइनस कॉमन निकाला, उस माइनस को डिनोमिनेटर में ले गए, तो लाइन की इक्वेशन हमें मिली x माइनस 1/3। ऐसे ही यहां पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहां पे 7 है, तो यहां पर हम 7 को कॉमन निकालेंगे और वो 7 जो कॉमन निकलेगा उससे हम नीचे लिख सकते हैं। यानी जब हमने 7 को कॉमन निकाला तो ये y -2 आ जाएगा, और जो 7 निकलेगा उससे हमने नीचे लिखा तो ये क्या बना 2p/7। ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, सही है बिल्कुल।
तो फर्स्ट लाइन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी उसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया। अब ऐसे ही सेकंड लाइन को हम कर लेते हैं। देखिए फिर से यहां पर -7 कोफिशिएंट है x का, जबकि 1 होना चाहिए, वो भी प्लस का, तो -7 यहां पे कॉमन निकलेगा। और -7 जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये x -1 आएगा। जो हमने -7 कॉमन निकाला उसे हम डिनोमिनेटर में इस तरह से लिख सकते हैं -3p/7। ये सही है। y -5/1, और इसमें केवल एक माइनस साइन का डिफरेंस है। z यहां पर नेगेटिव है जबकि पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां से आपको माइनस को कॉमन निकालना है और वो माइनस डिनोमिनेटर में लग जाएगा, यानी ये z -6/-5 आएगा। अब ये दोनों ही लाइंस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी कार्टेशियन की, उसमें आ गई हैं। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? x -x1/a1, y -y1/b1 एंड सो ऑन। तो ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, सिमिलरली ये a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया। राइट एंगल वाले फॉर्मूले को आपको इसमें अप्लाई कर देना है। तो a1 a2 का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -3p/7। b1 b2 का मतलब होगा 2p/7 मल्टीप्लाइड बाय 1, और c1 c2 का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 इज इक्वल टू 0। सिंपली सॉल्व करके आपको यहां पे p मिल सकता है, और जब आप पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे p आ जाएगा 70/11। ऑन सॉल्विंग यू गेट 70/11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों लाइंस को प्रूव करना है, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। और लाइंस परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, दिखाई दे रहा है यहां पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, सीधे ही आपको फॉर्मूला लगा देना है 7 into 1 प्लस -5 into 2 एंड 1 into 3। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 7 -10 प्लस 3, इसे सॉल्व करके आपको 0 मिला, क्योंकि यहां पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आ गया। इसीलिए लाइंस होंगी परपेंडिकुलर, क्योंकि जब लाइंस 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, जब लाइंस राइट एंगल पे कट करती हैं, तो यही 0 के इक्वल हुआ करता है। तो यहां तक हमने क्वेश्चन कवर कर लिए। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने बचे हैं, ये सारे क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले रह गए हैं, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस साल यानी 2021 में आपको यहां से क्वेश्चन मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को हमें समझना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप सेकंड लेक्चर से देख सकते हैं। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन a1 प्लस लैम्डा b1, सेकंड लाइन की इक्वेशन a2 प्लस म्यू b2। तो सबसे पहले हम यहां पर सभी वेक्टर को नोट कर लेते हैं। a1 वेक्टर i प्लस 2j प्लस k, b1 वेक्टर i माइनस j प्लस k। ऐसे ही a2 वेक्टर और b2 वेक्टर को पहले आप लिस्ट कर लें। a2 वेक्टर इज 2i
2i minus j minus k and b2 vector 2i plus j plus 2k। तो ये हमने सभी वेक्टर को यहां पे लिख दिया। लाइंस के बीच अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होगी, इफ लाइंस आर स्क्यू लाइंस, अब कैसे पहचानेंगे? b1 b2 वेक्टर, दोनों वेक्टर ये डिफरेंट हो गए, तो ऐसे केस में लाइंस होंगी स्क्यू लाइन। जब लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो ये दोनों वेक्टर आपस में या तो इक्वल होंगे या इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। वो एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बाद। तो इस कंडीशन में जब हमें लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालना होता था, तो इस डिस्टेंस को निकालने का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, और इस पूरे का भी मॉड हम कह सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव निकलेगी। तो जब भी हमें दो लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालना होगा, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। यानी हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? यानी हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? a2 माइनस a1। तो यहां पे निकालते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2i माइनस i माइनस 3j एंड माइनस 2k। अब हम यहां पे फाइंड करेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए मेथड होता है डिटर्मिनेंट मेथड। ijk लिखने के बाद b1 वेक्टर के कंपोनेंट को लिस्ट करा जाएगा, और इसके कंपोनेंट हैं 1 माइनस 1 एंड 1। फिर इसके बाद b2 वेक्टर के कंपोनेंट को लिखा जाएगा, और इसके कंपोनेंट हैं 2 1 2। सिंपली डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेना है, -2 -1, ये 2 - 2 0 हो जाएगा, एंड 1 + 2 दैट इज 3। तो ये आ गया हमारा b1 क्रॉस b2, और हमें b1 क्रॉस b2 का मॉड भी चाहिए। चलिए मॉड भी निकाल देते हैं। यहां पर मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो इसका मॉड आएगा रूट में -3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो इसका मतलब हुआ ये आ जाएगा √18, और √18 को जब आप सॉल्व करेंगे यू गेट 3√2। a2 माइनस a1 निकाल लिया, b1 क्रॉस b2 निकाल लिया। अब क्या करना है? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, मतलब इन दोनों के बीच हमें अब फाइंड कर लेना है डॉट प्रोडक्ट को। तो देखिए यहां पे कर लेते हैं रिमेनिंग। अब ये रहा हमारा a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2, ये हमने निकाल दिया। जब इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट करा जाएगा तो कैसे होगा? i डॉट i 1 होता है, इसका कंपोनेंट 1, इसका कंपोनेंट -3, तो 1 × -3। अब इसका कंपोनेंट -3 है, ये 0 है, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, और ये -2 है, यहां पर 3 है, तो ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय मॉड हमने निकाला था नीचे, जो आया था 3√2, और इसमें भी मॉड लगेगा, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, यानी हमें कितनी मिली डिस्टेंस? -9, जिसका मॉड हो जाएगा 9 3√2। ऑन सॉल्विंग वी गेट 3/√2 यूनिट्स। तो ये है
डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट लाइन, इसे हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज अगर हम कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे याद रखना है और क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने कवर कर लिया है 14th वाला क्वेश्चन। अभी हम 15 क्वेश्चन पे आएंगे। मैं आपको बता दूं, जो यहां पर 16th वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये सेम वही क्वेश्चन है जो 14th है, तो इसे भी हम बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। तो अब हम यहां पर 15th वाला क्वेश्चन जानते हैं कैसे होगा। 15th वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें बेटा, तो यहां पर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कार्टेशियन में भी होता है, लेकिन ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में ज्यादा सिंपल है। तो हमें इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में ही याद रखना है। और मान लो अगर कार्टेशियन फॉर्म आ गई, तब आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, अगर कार्टेशियन फॉर्म आ गई तो वेक्टर फॉर्म में जो हमें a1 b1 a2 b2 थे, आसानी से पता लगा सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो यहां पर कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, इसे हम वेक्टर में चेंज कर लें। तो इन दोनों को अगर वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लिया जाएगा, तो प्रीवियस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म वाला वही लगेगा, क्योंकि हमने इसमें वेक्टर फॉर्म वाला ही फॉर्मूला पढ़ा है, कार्टेशियन का नहीं पढ़ा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला सिंपल है अप्लाई करना इस केस में। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, दोनों लाइन को मैं चेंज कर दे रहा हूं वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर हुआ करता था, x माइनस x1 होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, साइन अपोजिट लेने, प्लस है तो माइनस लेना है। तो ए वेक्टर यानी कि a1 क्या हो जाएगा, -1i -1j और -1k प्लस लैम्डा। लैम्डा के बाद जो b1 वेक्टर होगा वो डिनोमिनेटर से हमें मिलता है, जो हो जाएगा 7i -6j प्लस k। फर्स्ट इक्वेशन को हमने चेंज कर लिया वेक्टर फॉर्म में, सेकंड इक्वेशन को भी वेक्टर में चेंज कर लेते हैं। यहां से मिलेगा a2 वेक्टर 3 5 7 प्लस म्यू के बाद ये हो गया b2 वेक्टर i माइनस 2j प्लस के। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, कार्टेशियन फॉर्म आएगी, हमने वेक्टर में चेंज कर ली। अब ये क्या होगा, a1 वेक्टर ये होगा, b1 वेक्टर ये होगा, a2 वेक्टर ये होगा, b2 वेक्टर लगा दीजिए, वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा आंसर। तो 15 तो हो गया। 16 जैसा मैंने आपको बताया ये वेक्टर फॉर्म पे बेस है, तो जैसे हमने 14 करा वैसे ही कर सकते हैं। अब हम यहां पर 17th वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के कुछ स्टेप को देखना चाहेंगे। 17th क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन यहां पर गिवन है, ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें इन ब्रैकेट को एक्सपेंड करना होगा। तो मैं यहां पे ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहा हूं, i माइनस tj, i माइनस ti इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे tj माइनस 2j, और जब इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे 3k माइनस 2t k वेक्टर। तो अब हमें क्या करना है, जिनमें t है उन टर्म्स को अलग रखना है और बाकी टर्म्स को अलग। तो बाकी टर्म्स को जब हम अलग रखेंगे, i हो गया, माइनस 2j हो गया, प्लस 3k हो गया। इसके बाद जिन टर्म में t है, यहां पर हम t को अगर कॉमन निकाल दें तो किस फॉर्म में वेक्टर बनेगा, -i
प्लस जे और -2 के। तो ऐसा करने के बाद अब हम देख सकते हैं जो ये लाइन बनी है ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा, लैम्डा का मतलब यहां पर हो गया टी B1। ऐसे ही जो ये सेकंड इक्वेशन आपको दिख रही है, इस इक्वेशन में जब आप म्यू से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ओ सॉरी ये रही, तो सेकंड इक्वेशन जो आपको दिख रही है यहां पर जब आप ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें आपको s दिख रहा होगा। जिन तीन टर्म में x आएगा s आएगा, वहां से अगर हम s को कॉमन निकाल देंगे तो इस तरह की एक इक्वेशन और मिल जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो दोनों इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, वेक्टर में आ गई, और सेम फॉर्मूला लगाकर जो हमने जस्ट अभी लगाया हम इसकी भी डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने कवर कर लिया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। अब हम यहां पर एक क्वेश्चन को और कवर करेंगे, और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 गिवन बाय, यहां पर आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन की इक्वेशन, सेकंड लाइन की इक्वेशन, ये हो गया हमारा A1 वेक्टर, ये हो गया हमारा A2 वेक्टर। अब जो ये वाला वेक्टर होता है इसे हम कहा करते थे B1, लेकिन हमने जब इन दोनों वेक्टर को देखा तो हमने क्या नोटिस किया, यहां पर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, ये दोनों 2i हैं, ये दोनों 3j हैं, और ये दोनों यहां पर 3k के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, इक्वल वेक्टर हो गए। तो जब ये दोनों वेक्टर इक्वल हो गए इसका मतलब है लाइंस यहां पर जो है वो पैरेलल हो गई। तो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस कैसे निकलेगी ये फाइंड करना है। तो ऐसे केस में फिर से याद रखिएगा, या तो ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। जिसका मतलब ये है, सुनिए, मान लो जो यहां पर ये दूसरा वाला वेक्टर दे रखा है, सपोज करो ये वेक्टर अगर यहां पे ये नहीं होता, ये अगर होता 4, ये अगर होता 6 और ये अगर होता 12, तो यहां पर हम 2 कॉमन निकालते और वो म्यू के साथ कांस्टेंट पे मिल जाता, यानी फिर से अंदर हमें क्या मिलता, यही वेक्टर मिलता। तो दोनों वेक्टर यहां पर इक्वल होंगे, या ये कहें कि ये दोनों भी आपस में कांस्टेंट टाइम्स हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में, क्योंकि वो कांस्टेंट हम बाहर निकाल सकते हैं जो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद फिर से एक कांस्टेंट बन जाएगा। तो ऐसे केस में जब लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला जाता था तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। सबसे पहले जानते हैं वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर ऑफ, ऊपर का भी मॉड लगाएंगे या पूरे का भी कह सकते हैं। तो A1 वेक्टर लिखते हैं क्या है, A1 वेक्टर इज I प्लस 2j माइनस 4k। A2 वेक्टर इज A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं पहले। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर 2i प्लस j माइनस k, और हमारे पास यहां पर b वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर, दोनों वेक्टर b ही है यहां पर। सो b वेक्टर इज 2i 3j 6k। तो हम यहां पर अब ये न्यूमरेटर को फाइंड कर लेंगे, जिसका मतलब है बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, तो कैसे निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, i j k,
कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर 2 3 6 एंड a2 माइनस a1 के कंपोनेंट 2 1 माइनस 1। -3 -6 -9 -2 -12 -14 and 2 -6 -4। तो ये हमें मिल चुका है वेक्टर बी वेक्टर -9i प्लस का 14j एंड -4k। अब हमें यहां पर इस बी वेक्टर का मॉड भी चाहिए, तो निकालते हैं इस बी वेक्टर का मॉडुलस। और ऊपर का भी पूरा मॉड निकलेगा तो हमें इसका भी मॉड निकालना पड़ेगा। पहले इसी का मॉड निकाल लेते हैं। तो ये हमने फाइंड कर लिया है, ये वाला वेक्टर। इस वेक्टर को यहां पे प्लेस करके इसका मॉड निकालते हैं। -9i प्लस 14j -4k। तो ये इस वेक्टर का मॉड निकल रहा है। और नीचे हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ बी। बी हमारे सामने ये वेक्टर है, तो इसका भी मॉड यहां पर निकाला जाएगा। 4 प्लस 9 प्लस 36। ठीक है, तो फाइनली आंसर यहां लिखते हैं। डिस्टेंस हमें कितनी मिली? जब इसका मॉड निकलेगा तो ये कितना आएगा? रूट में 81 प्लस 14 का स्क्वायर 196 और प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाय, ये तो बन जाएगा बेटा 7। इसे सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा यही डिनोट करेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। जितना भी आया इतना यूनिट्स लिख दीजिएगा। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस केवल यहां पर आपको फॉर्मूलों को और कंसेप्ट्स को याद रखना है और उसके बाद इन्हें फॉर्मूले में अप्लाई कर देना। कुछ भी मुश्किल नहीं है। 3D में बस केवल आपको एक ही बात का ध्यान रखना होगा, जितने भी फॉर्मूले हैं, जो लॉजिक्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उन सबको अच्छी तरह से याद रखना। तो इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया है पूरा स्ट्रेट लाइन और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.2 को। एग्जाम्पल नंबर 12 जो डिफरेंट था पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, वो भी हमने कवर करा। नेक्स्ट लेक्चर 4th में मिलेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे प्लेन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, जय हिंद।